बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजी यौगिक। इससे पहले कि हम उपसह संयोजी यौगिक समझें, एक छोटी सी डेफिनेशन। भाई केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादातर आपने एक सिंगल कंपाउंड जो देखा है वो कौन सा कंपाउंड हुआ करता था? सामान्य यौगिक हुआ करता था। जैसे अम्ल हुआ, क्षार हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं? सामान्य यौगिक ही तो हैं। क्या होता है, एक होता है सामान्य लवण। सामान्य लवण बोले तो सिंपल सॉल्ट। इसको आप एक्चुअल हिंदी करेंगे तो इसका आएगा सरल लवण, है ना। तो आप सामान्य लवण बोले तो भी बात यही है, सरल लवण बोले तो भी बात यही है। सरल लवण क्या है? कोई भी ऐसा यौगिक जिसको आप वाटर में डिजोल्व करो, तो वाटर में डिजोल्व करने पर क्या हो, अपने सरलतम आयन जो होंगे उनमें ये विभक्त हो जाए, जिसमें एक सरल प्रकार का धनायन मिले, एक सरल प्रकार का ऋणायन मिले। समझना बेटा, सरल धनायन, सरल ऋणायन। अब धनायन में इसमें H+ कंसीडर नहीं करते और ऋणायन में OH- कंसीडर नहीं करते। जैसे हम जो आयनिक यौगिक के लवण देखते हैं, KCl हुआ, K2SO4 हुआ, ठीक है, NaCl हुआ, सोडियम फ्लोराइड हुआ, कैल्शियम क्लोराइड हुआ, ये सारे के सारे कंपाउंड क्या हैं? सरल लवण हैं, सामान्य यौगिक हैं। ठीक, इनका आप जलीय विलयन बनाएं, जलीय विलयन में ये सरल धनायन K+, सरल ऋणायन Cl- देंगे। ये सरल धनायन K+, सरल ऋणायन सल्फेट देगा। मतलब आपको एक सरलतम धनायन मिल जाएगा, एक सरल ऋणायन मिल जाएगा। अगर एक सरल धनायन एक सरल ऋणायन मिल रहा है तो वो आपके लिए क्या है? सामान्य लवण है, सिंपल सॉल्ट है। ठीक है, ये यौगिक नाम बोल के ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने किसके लिए? लवण के लिए। और सामान्य यौगिक तो आपको पता ही है, H2O, अमोनिया, H2SO4, ये सारे क्या है? आपके सामान्य यौगिक। जितने भी आपके अम्ल क्षार आप अब तक पढ़ते आए हैं नॉर्मल वे में, KOH हुआ, NaOH हुआ, HCl हुआ, HNO3 हुआ, ये क्या है? सब सरल यौगिक हैं। अब एक नया टर्म हम यहां से सुनेंगे, वो है योगात्मक यौगिक। जब भी ऐसा हो, आप दो सरल यौगिकों को मिलाएं, एक निश्चित अनुपात में मिलाएं और आपको एक नया यौगिक प्राप्त हो, तो जो नया यौगिक इस केस में आपको प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे योगात्मक यौगिक। ध्यान देना। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, एक सरल यौगिक लिया, या सरल लवण भी ले सकते हैं, और सरल यौगिक टाइप 1 में लिया है और आपने इसको मिक्स किया है दूसरे सरल यौगिक के साथ, और सरल यौगिक ये टाइप 2 है। इन दोनों को अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए और तीसरा कोई एक यौगिक बना लिया जाए, तो वो जो तीसरा यौगिक आपको मिलेगा इन दोनों की मिक्सिंग पर, इन दोनों को मिलाने पर, उसे हम बोलेंगे योगात्मक यौगिक। तो सरल लवण को मिला दें, सरल यौगिकों को मिला दें, उनके मिलाने पर आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा। जो नया कंपाउंड मिलेगा उसे क्या नाम दिया जाएगा? योगात्मक यौगिक। अब बेटा जो योगात्मक यौगिक होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक तो होते हैं द्विक लवण और दूसरे होते हैं उपसह संयोजी यौगिक, वो यौगिक जिनके लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो द्विक लवण समझ लिए जाएं। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? डबल सॉल्ट। ध्यान दीजिएगा, डबल सॉल्ट क्या है? ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका शुद्धतम अवस्था में और शुद्ध के साथ साथ किसमें? ठोस अवस्था में अलग पहचान होती है, अलग अस्तित्व होता है, परंतु जलीय विलयन बनाए जाने पर
जलीय विलयन बनाओगे तो क्या होगा, ये अपना अस्तित्व खो देते हैं। अच्छा, अस्तित्व खो देते हैं का एक और मैं सिंपल मीनिंग यहां पे लिख देता हूं, अपने सरलतम आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो ऐसे सारे योगात्मक यौगिक जो क्या हो, ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान रखते हो, शुद्धतम अवस्था में अपनी पहचान रखते हो, लेकिन जब आप उनका जलीय विलयन बनाएं तो ये अपनी पहचान खो दें, ये अपने सरलतम आयनों में वियोजित हो जाएं। इनमें जितने भी सरलतम आयन इनमें थे उन सबके परीक्षण दे दें, उन सबके टेस्ट दे दें। तो इस तरह के यौगिक को आप क्या बोलोगे, डबल सॉल्ट बोलोगे, द्विक लवण बोलोगे। बात अभी समझ में नहीं आई होगी, अब आएगी समझना। मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे लूं तो मैं क्या करता हूं, K2SO4 का 1 मोल वाटर में डिजोल्व करता हूं और इसका एक सॉल्यूशन बना लेता हूं। ये है मेरे पास सॉल्यूशन 1 पोटेशियम सल्फेट का है, और इसके साथ मैं एक सॉल्यूशन को मिक्स करता हूं जो कि है मेरे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का, और एल्यूमिनियम सल्फेट भी कितना है, 1 मोल है उस सॉल्यूशन में। ये भी जलीय विलयन है, ये सॉल्यूशन 2 है। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, मिक्स करता हूँ। मिक्स करने पर मुझे मिलता है सॉल्यूशन 3, और सॉल्यूशन 3 का मैं क्या करता हूँ, वाष्पीकरण करता हूँ। तो वाष्पीकरण करने पर मुझे एक ठोस मिलेगा। वाष्पीकरण करने पर जो ठोस मुझे मिलेगा ना बेटा, वो ठोस होगा आपका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। और आप अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या है, ये एलम है। ये जो फॉर्मूला है वो दरअसल क्या है, फिटकरी का है। जब आप सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो इसकी अपनी एक क्रिस्टल संरचना है, और वो क्रिस्टल संरचना K2SO4 से अलग है, एल्यूमिनियम सल्फेट से भी अलग है। मतलब ये है कि आपको एक सैंपल ये उठा के दे दूं लैब में, एक सैंपल ये उठा के दे दूं, एक सैंपल ये उठा के दे दूं, आप क्लियरली बता पाओगे कि नहीं यार इसकी संरचना देख के लग गया कि ये पोटेशियम सल्फेट है, दूसरे की संरचना देख के लग रहा है कि ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, और तीसरा ये अपनी एक अलग संरचना रखता है, तो ये पक्का एलम है। तीनों अलग अलग हैं, तीनों की अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन जैसे ही आप इसका जलीय विलयन बनाओगे ना बेटा, इसमें आप पानी ढोल दो, तो पानी डोलोगे तो इसमें क्या होगा, आपको K+ आयन मिलेंगे, आपको Al+3 आयन मिलेंगे, और आपको SO4 डाइनेगेटिव आयन मिलेंगे जल में घूमते हुए। अब डाउट है, क्योंकि K+ एल्यूमिनियम +3 आयन और सल्फेट आयन, हो सकता है फिटकरी घोलोगे तो उससे भी आएंगे, या हो सकता है एक अलग पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया हो, उसमें भी मिलेंगे। तो ऐसे ही योगात्मक यौगिक, 2 सरल यौगिक थे आपको, 2 सरल लवण थे, उनको मिला के बनाया तो क्या योगात्मक यौगिक है। ऐसे ही योगात्मक यौगिक तो ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन जलीय विलयन में क्या करते हैं, सरलतम आयनों में विभक्त हो जाते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं। अस्तित्व यहाँ तक था, यहाँ खो दिया, वो कहलाते हैं डबल सॉल्ट, द्विक लवण। इस विलयन में अगर आप सल्फेट आयन का डिटेक्शन टेस्ट लगाओगे बड़ी आसानी से देगा। इस विलयन में अगर आप K+ का डिटेक्शन टेस्ट लगाओगे बड़ी आसानी से देगा। इस विलयन में आप Al+3 का डिटेक्शन टेस्ट लगाओगे आसानी से देगा। यही तो खासियत होती है डबल सॉल्ट की, द्विक लवण की। अच्छा, द्विक लवण का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, KCl लेता हूँ, KCl का 1 मोल का सॉल्यूशन लिया, इसके साथ मैं मिक्स कर देता हूँ MgCl2 का 1 मोल का सॉल्यूशन। जब इनको मिक्स करके जो आपको परिणामी विलयन मिलता है, उस परिणामी विलयन का आप क्या करो, वाष्पीकरण करो। तो वाष्पीकरण पर आपको जो कंपाउंड मिलेगा ना, वो मिलेगा KCl MgCl2.6H2O। निश्चित तौर पर इसकी संरचना जो है वो KCl जैसी नहीं है, इसकी संरचना MgCl2 जैसी नहीं है, ये अपने आप में अलग है। तो ठोस अवस्था में इसका अस्तित्व है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है
ये कार्नेलाइट का फॉर्मूला लिखा है बेटा, ये नाम याद रखिएगा, कार्नेलाइट। ठीक है, सारे एलम जितनी भी फिट करी हैं वो द्विक लवण है, कार्नेलाइट भी क्या है, द्विक लवण है, डबल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में तो इसका अस्तित्व है, लेकिन जब आप इसका जलीय विलयन बनाओगे तो जलीय विलयन में ये K+ देगा, जलीय विलयन में ये Mg+2 देगा, और जलीय विलयन में ये Cl- देगा। तो ये क्या हुआ, अपने सरलतम अवयवी आयनों में विभक्त हो गया है, सारे सरलतम आयनों के डिटेक्शन टेस्ट दे रहा है। तो अब ये सी बात है, ये क्या कहलाएगा, द्विक लवण कहा जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, या फिर एक साथ सारे एग्जांपल ही लिख देते हैं। तो डबल सॉल्ट के एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो एक तो हमने देखा एलम। एलम क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, M2SO4 M-2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये फॉर्मूला होता है किसका, एलम का। एलम बोले तो फिटकरी। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने जैसी है कि ये जो M होगा उसका जो वैलेंसी फैक्टर है, संयोजकता जो है वो 1 है, और M' जो है उसकी संयोजकता क्या है, 3 है, याद रखिएगा। अब जनरली ज़्यादातर जो कॉमन एलम आपको मिलते हैं उसमें M क्या क्या मिलता है, M इसमें आपको अमोनियम मिलता है, सोडियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, रूबिडियम मिलता है, सीजियम मिलता है। फ्रांसियम हम नहीं लेते क्योंकि रेडियो एक्टिव है, अदरवाइज उससे भी बनाया जा सकता था। अच्छा, इसके अलावा थैलियम+1 भी इसमें यूज होता है। तो आप इस तरह से याद रख लो, अमीना की रब से फरियाद, और थैलियम के लिए कर लो थी। तो अमीना की रब से फरियाद थी, क्या थी अमीना की रब से फरियाद, M' देखें, M' क्या क्या यहाँ पे क्या क्या होगा, जिसकी वैलेंसी 3 है, तो आयरन+3 यहाँ पे चलेगा, एल्यूमिनियम+3 चलेगा, कोबाल्ट+3 चलेगा, गैलियम+3 चलेगा, क्रोमियम+3 चलेगा, मैग्नीज+3 चलेगा। कैसे याद करोगे? तो इसको आप याद करें, अमीना की रब से फरियाद थी, क्या फरियाद थी, फिलहाल कोई गाकर मनाए। अमीना की रब से फरियाद थी, भाई फरियाद क्या थी, फिलहाल कोई गाकर मनाए। ये सारे के सारे डबल सॉल्ट हैं, ये सारे के सारे द्विक लवण हैं। इसमें एक चीज देखो, आप लिथियम नहीं मिल रहा, तो याद रखिएगा लिथियम एलम नहीं बनाता। ऑल्दो बोरॉन फैमिली में ये पढ़ने में आएगा, लिथियम एलम क्यों नहीं बनाता, क्योंकि जब आप इसकी क्रिस्टल संरचना देखेंगे एलम की, तो हर एक धनायन के आसपास 6 H2O होते हैं। अब लिथियम इतना छोटा है कि उसके आसपास 6 H2O एक्सिस्ट नहीं कर पाते, त्रिविम बाधा लगती है। तो क्या याद रखना है, लिथियम एलम नहीं बनाता, लिथियम फिटकरी का निर्माण नहीं करता। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल याद रखने जैसे हैं, आपको अभी भी बताया था KCl MgCl2.6H2O डबल सॉल्ट है, कम से कम नाम याद रखें। क्या है ये है कार्नेलाइट। एक मोहर सॉल्ट आपने सुना होगा, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है, ये अमोनियम सल्फेट है। तो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के विलयन को जब मिलाओगे तो ये आपको एक पर्टिकुलर सॉल्ट मिलेगा। ये जो सॉल्ट मैंने यहां पर लिखा है इसका नाम क्या है, मोहर सॉल्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल डबल सॉल्ट के जो आपको याद करने हैं। अब बेटा कुछ बातचीत कर ली जाए किसके बारे में, उपसंयोजी यौगिक, जटिल यौगिक के बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो अपना अस्तित्व बना के रखेंगे ही सही, लेकिन जलीय विलयन में भी ये अपना अस्तित्व नहीं खोने देंगे, जलीय विलयन में भी ये बराबर अपने अस्तित्व को बनाकर रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जलीय विलयन देख के भी बता पाओगे ये कौन सा यौगिक था, ठोस यौगिक था जिसको घोला गया है, जिसके आयन हमें मिल रहे हैं। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किसका है, पोटेशियम साइनाइड का है, और इसको मैं FeCN2
इससे मिक्स करता हूं, या तो सॉलिड स्टेट में ले लो, इसका 1 मोल ले लो 4 मोल, KCN के कितने ले लो 4 मोल, FeCN2 का कितना ले लो 1 मोल, और इसको पानी मिला के एक सॉल्यूशन बना दो, और इस सॉल्यूशन का क्या करो, एवोपरेशन कर दो, वाष्पीकरण कर दो। अब वाष्पीकरण पर जो आपको कंपाउंड मिलता है वो है K4FeCN6। ये ठोस अवस्था में है, अलग समझ में आएगी इसकी संरचना कि कंपाउंड अलग है। अच्छा, इसका अगर जलीय विलयन भी बना दोगे ना, अगर ये डबल सॉल्ट होता तो ये साइनाइड भी दे देता, आयरन +2 भी दे देता, जो आयन आपको दिख रहा है दे रहे थे, आयरन +2 K+ साइनाइड सारे दे देता, बट ये तो उपसंयोजी हो गए। इसका अस्तित्व जलीय विलयन में खत्म नहीं होगा, डब्बे के बाहर जो है वही आयन मिलेगा, डब्बे के अंदर एक बार कोई आयन चला गया तो भूल जाओ, फिर वो नहीं मिलने वाला। यानी इसका जलीय विलयन बनाओगे तो आयोनाइजेशन कुछ इस तरह से होगा, ये 4 तो K+ देगा और एक ये ऋणायन देगा FeCN6 3- सॉरी डाई नेगेटिव। आप सोचो कि इसमें डिटेक्शन टेस्ट लगा दो आयरन +2 का, नहीं मिलेगा। इसमें डिटेक्शन परीक्षण लगा दो साइनाइड का, ये साइनाइड का परीक्षण नहीं देगा, आयरन +2 का ये अपने आप में एक अलग आयन है, ये सरलतम आयनों में नहीं टूटा, ये जरूर सरल आयन मिला लेकिन ऋणायन आपको जटिल मिला है। तो इस तरह के यौगिक हैं जो जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को क्या करते हैं, पूरी तरह से बचा के रखते हैं, अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देते, वो कहलाते हैं क्या, उपसंयोजी यौगिक, जटिल यौगिक। ये पूरा चैप्टर ही इनके बारे में है, तो मुझे लगता है एक ही एग्जाम्पल काफी है, बाकी तो इस चैप्टर में हम देखते ही रहेंगे। अब जटिल यौगिक कितने तरह के हो सकते हैं ये और देख लें। जटिल या फिर आप बोल सकते हैं उपसंयोजी, बात एक ही है। यौगिक के प्रकार ये आखिर कितने तरह के हो सकते हैं, तो आप जटिल कौन है, धनायन जटिल है कि ऋणायन जटिल है कि दोनों धनायन ऋणायन दोनों जटिल हैं, या फिर आयन है ही नहीं। तो एक तो होते हैं आपके पास कौन से, धनायनिक। धनायनिक का मतलब जो पॉजिटिव पोर्शन है वो जटिल है, जैसे CuNH3 क्यूपरा अमोनियम सल्फेट, नाम ये धीरे धीरे सीखोगे बेटा, वो टॉपिक भी आएगा। बट यहाँ पर देखो जो ऋणायन है वो सिंपल है, लेकिन जो धनायन है वो जटिल है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, धनायनिक है। एक कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऋणायनिक। ऋणायनिक का मतलब क्या, जो ऋणायन है वो जटिल प्रकार का होगा। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6 अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, आप देखो इसमें ये धनायन है और ये जो 4- के साथ आएगा वो क्या है, ऋणायन है, तो ऋणायन जटिल है। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह के भी होते हैं, आयनिक, यानी ऐसे जटिल यौगिक जिनके धनायन और ऋणायन दोनों ही जटिल हों। फॉर एग्जाम्पल डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। अब ये जो कंपाउंड है ये धनायन है, ये ऋणायन है, कैसे बनाए, चार्ज कैसे आया, सब सीखेंगे बेटा। अभी तो एग्जाम्पल है, बस याद करने हैं, दिमाग नहीं लगाना कि +- में कैसे लिख रहा हूं। तो ये आयनिक है। और एक कैटेगरी जो होगी वो कौन सी होगी, अनआयनिक, मतलब ऐसे यौगिक जिनमें आपको आयन मिलेंगे ही नहीं, वो क्या हो जाएंगे आपके लिए, अनायनिक यौगिक हो जाएंगे। सपोज मैं ये आपको बोल दूं, ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये कौन सा है, अनायनिक है, और क्या है, जटिल है। सो ये 4 कैटेगरी हो सकती हैं जटिल के लिए, और भी हैं। जटिल यौगिकों को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं बहुत सारे, और अलग अलग वर्गीकरण के तरीके भी हैं। एक एक करके धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो बेटा इससे पहले कि हम उपसंयोजी यौगिक इस चैप्टर को पढ़ें, हमें इस चैप्टर में जो शब्दावली प्रयुक्त होगी, जो वर्ड्स यूज होंगे, वो समझना जरूरी है। चलें एक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल, एक संकुल का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और वहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं। टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पे ले रहा हूँ।
अब इस कंपाउंड में आप देखेंगे तो ये SO4 डाइनेगेटिव, ये तो ऋण आयन है। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। और ये आपके पास क्या है? धनायन है। धनायन जो है वो जटिल स्वभाव का है, वो जटिल है। तो अगर पूरे जटिल यौगिक को वो हिस्सा जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, उसको अगर आप इनसर्कल करेंगे, उसको आप कवर करेंगे, तो जो ओवरऑल एरिया कवर होगा उसे बोला जाता है बेटा समन्वय मंडल। तो इतना हिस्सा किस नाम से जाना जाएगा? समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर? और बाकी यहाँ पर जो दूसरा आयन उपस्थित है, सरल ऋणायन या सरल धनायन, जो जहाँ पर उपस्थित होता है, उस हिस्से को आप किस नाम से जानते हो? आयनन मंडल। तो अगर आयनिक यौगिक है तो उसमें दो तरह के मंडल होंगे, एक तो समन्वय मंडल होगा और दूसरा आएगा कौन सा? आयनन मंडल। अच्छा, अगर आप देख पा रहे हैं तो समन्वय मंडल जो होता है, बेसिकली समझना मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, उपसंयोजी यौगिक का निर्माण दरअसल एक लुईस अम्ल क्षार अभिक्रिया है। लुईस अम्ल मतलब ऐसा पर्टिकुलर स्पीसीज, प्रजाति जो लोन पेयर लेती है, उसे हम बोलते हैं लुईस अम्ल। और लुईस क्षार यानी कोई ऐसी प्रजाति जो लोन पेयर देती है। तो एक लुईस अम्ल है, एक लुईस क्षार है, दोनों ने मिलकर रिएक्शन किया और फाइनली आपको क्या मिल गया? उपसहसंयोजी यौगिक, संकुल यौगिक। ठीक है। तो अगर आप ये पूरा समन्वय मंडल देख रहे होंगे ना, तो समन्वय मंडल में जो आपको मेटल दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, या फिर आप उसको बोल देते हैं सेंट्रल मेटल आयन। हिंदी में अगर हम बात करें तो केंद्रीय धातु परमाणु, और हो सकता है ये आयन हो। भाई अगर जीरो ऑक्सीकरण अवस्था में हुआ तो केंद्रीय धातु परमाणु, और अगर ये ऑक्सीकरण अवस्था जीरो नहीं है, धनात्मक या ऋणात्मक है, तो फिर नाम क्या आएगा? केंद्रीय धातु आयन। तो केंद्रीय धातु परमाणु और केंद्रीय धातु आयन, ये वर्ड यूज होंगे। अब क्या है ये केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन? ये वो मेटेलिक स्पीसीज है, वो धात्विक प्रजाति है जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है। तो किसी भी संकुल निर्माण में वो प्रजाति जो किसकी तरह व्यवहार करती है? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है, उसको हम बोलते हैं क्या? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन। अच्छा, केंद्रीय धातु आयन के पास दो चीजें होनी चाहिए। अगर संकुल निर्माण की हम बात करें, मैं आपसे पूछूं कि संकुल निर्माण के लिए ये जो केंद्रीय धातु आयन है या केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके पास क्या होना चाहिए? पहली चीज, लोन पेयर ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक चाहिए। तो लोन पेयर ग्रहण करने के लिए समान ऊर्जा के या फिर लगभग समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक। ठीक है, समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक होंगे तो उनमें लोन पेयर ले लिए जाएंगे, संकुल का निर्माण कर दिया जाएगा। और केवल इतने से काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज जो इस आयन के पास चाहिए वो आयनिक विभव। अगर आपको याद हो, फाई से रिप्रेजेंट करते थे। फाई क्या होता है? आयनिक विभव। तो ये जो आयनिक विभव होगा, इसका मान आपको क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आयनिक विभव क्या होता है? तो बेटा आयनिक विभव जो होता है ना, वो किसी भी आयन के आवेश और आकार का अनुपात है। अगर ये आवेश आकार का अनुपात धनायन के लिए ज्यादा है तो लोन पेयर आसानी से लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगेगा, और लोन पेयर आसानी से लेगा तो संकुल आसानी से बनाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये ज्यादा हो। अब ये ज्यादा कहाँ मिलती है? तो सबसे ज्यादा तो आपको ये डी उपकोष के जियो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी खंड के जो एलिमेंट है उनमें मिलती है।
उसके बाद ये पी ब्लॉक के एलिमेंट में मिलती है और एस ब्लॉक के एलिमेंट में ये वैल्यू सबसे कम मिलती है। यही वजह है सबसे ज़्यादा आपको संकुल निर्माण डी ब्लॉक के तत्वों के साथ दिखाई देंगे, उसके बाद पी और उसके बाद एस। ये एक ट्रेंड होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपके पास एक स्पीशीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये क्या है बेटा? कॉपर तो लोन पेयर ले रहा है, तो लोन पेयर देने वाला भी तो कोई होगा। ये वो जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है ना अमोनिया, ये लोन पेयर दे रहा है और लोन पेयर देने वाला होता है लिगेंड। तो याद करें, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन हो गया, और दूसरी स्पीशीज जो आपको इसमें दिखाई देती है वो क्या है? लिगेंड है। लिगेंड क्या है? किसी भी संकुल में वो प्रजाति जो लोन पेयर प्रदान करती है, लोन पेयर प्रदान करने वाली स्पीशीज को क्या कहा जाएगा? लिगेंड। अच्छा, यहाँ पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है 4 या 5, ये दरअसल लिगेंड की संख्या है। 4 NH3 है तो वहां पे 4 कर दिया, तो ये आपको दिखाई दे रही है लिगेंड की संख्या। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको काउंटर आयन बोलते हैं, प्रति आयन बोलते हैं। अब आते हैं लिगेंड पे। लिगेंड बोले तो लुईस क्षार, सीधी सी बात। लिगेंड क्या है? लोन पेयर देते हैं, और लोन पेयर देने वाली कोई भी प्रजाति हो वो दरअसल किसकी तरह व्यवहार करती है? लुईस क्षार की तरह व्यवहार करती है। तो हर वो स्पीशीज जो लुईस क्षार की तरह व्यवहार कर सकती है, चाहे वो आकार में छोटी हो, चाहे वो आकार में मध्यम हो, चाहे वो आकार में बहुत बड़ी हो, वो लिगेंड की तरह काम कर सकती है। समझना, जैसे मैं आपसे बोलूं F-, तो ये क्या है? छोटा ऋण आयन है, एकदम छोटा आयन है, ये लिगेंड की तरह काम कर सकता है। मैं आपसे बोलूं केवल छोटा आयन ही होगा, बिल्कुल नहीं है। आप H2O ले लें, H2O क्या है? छोटा अणु है, लोन पेयर दे सकता है, तो ये भी लिगेंड की तरह काम कर सकता है। आप जरूरी नहीं है कि छोटा अणु लें, मध्यम साइज में आयन या अणु ले सकते हैं। इथाइलिन, डाइएमीन, टेट्राएसीटेट, ये क्या है? मध्यम आकार का आयन है। मध्यम आकार का जो आयन है वो भी लिगेंड की तरह काम कर सकता है। और अगर आप बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन भी क्या है? बहुत बड़े होते हैं प्रोटीन तो। सो ये वृहद अणु हैं, और जो वृहद अणु होते हैं वो भी लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं। तो पहली बात तो यही ध्यान रखें, हर वो स्पीशीज जो लोन पेयर दे सकती है वो लिगेंड की तरह काम कर सकती है, चाहे आकार में बहुत छोटी हो या फिर आकार में बहुत बड़ी हो। लेकिन अगर किसी के पास लोन पेयर ही नहीं है तो वो लिगेंड नहीं हो सकता। समझे? मैं आपसे बोलूं कि क्या NH3 लिगेंड है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं क्या NH4+ लिगेंड है? नहीं है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं मिलेगा। सिंपल सी कहानी। अगर लोन पेयर नहीं, अच्छा लोन पेयर ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड तो हो, द्विबंध, त्रिबंध। आपने पढ़ा होगा जब आपने लुईस क्षार पढ़े होंगे, अगर किसी प्रजाति के पास डबल बॉन्ड है तो आप उसे ब्रेक करके लोन पेयर में कन्वर्ट कर सकते हो और वो इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या इथाइलिन अणु लोन पेयर की तरह काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, वो लुईस लिगेंड की तरह। कैसे पता चला? भाई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप डोनेट कर दो, इसके लिए लोन पेयर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे पूछूं क्या बेंजीन लिगेंड की तरह काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन। तो भाई या तो लोन पेयर सीधे सीधे दिख जाए या फिर क्या दिख जाए आपको? पाई इलेक्ट्रॉन दिख जाए। अगर ये चीजें दिखती हैं तो पर्टिकुलर प्रजाति लिगेंड की तरह काम कर सकती है, आप वहां पर संकुल बना सकते हैं। और अगर नहीं दिखाई देती है तो फिर आप संकुल का निर्माण नहीं कर पाएंगे। वैसे लिगेंड के बारे में हमें बहुत सारी बातचीत करनी है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लिगेंड का वर्गीकरण हम क्या देखने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिगेंड का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के आधार अलग अलग होंगे, उसके आधार पर आप अलग अलग तरह के लिगेंड बनाओगे। जैसे पहला वर्गीकरण जो लिगेंड का है वो है आवेश के आधार पर। भाई धनावेश है, ऋणावेश है या उदासीन है, उसके आधार पर कर सकते हो ना लिगेंड। जैसे
सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऋण आवेशित लिगेंड। ऋण आवेशित लिगेंड में आपकी क्या आ जाएंगे? हैलाइड आ जाएंगे, एक्स माइनस में क्या क्या? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे क्या है? लिगेंड है। इसमें आप Cn माइनस साइनाइड क्या है? लिगेंड है। NH2 माइनस एमाइड लिगेंड है। ये सारे क्या है? लिगेंड ही तो हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्या ऋण आवेशित हैं। इसके अलावा ढेरों हैं, मतलब ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड सो ऑन। लंबी कहानी है और जरूरी नहीं है छोटे अणु। ऑक्जेलेट हुआ, ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित लिगेंड होगा। सो एक कैटेगरी तो किसकी होगी? ऋण आवेशित लिगेंड की। ऋण आवेशित के बाद दूसरे नंबर पर जो मोस्ट कॉमन है वो कौन से हैं? वो उदासीन लिगेंड हैं। उदासीन लिगेंड आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे, पहचानने में आ जाएंगे। H2O उदासीन लिगेंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन लिगेंड है। ढेरों हैं, वो तो कितने लिखो, मिथाइलेमीन, इथाइलेमीन, प्रोपाइलेमीन, सारे के सारे क्या हैं? उदासीन लिगेंड हैं। यूरिया, NH2CONH2 क्या है? उदासीन लिगेंड है। NO नाइट्रोसिल, ये क्या है? उदासीन लिगेंड है। ढेरों है। सो एक कैटेगरी उदासीन लिगेंड की होगी और तीसरी कैटेगरी धनावेशित। वैसे तो आपको धनावेशित लिगेंड कम ही मिलेंगे, एक दो लिगेंड ही आपको देखने को मिलेंगे, उनको याद कर लो काफी है। जैसे NO उदासीन होता है और कहीं कहीं NO आपको NO+ के फॉर्म में भी मिलता है, नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसोनियम भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। धनावेशित लिगेंड है। NO+ के अलावा भी है, ऐसा नहीं है कि ये अकेला है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रोपाइलियम जरूर सुनने में आया होगा, क्या है? धनावेशित लिगेंड है। हाइड्रोजीन, NH2 को बोलते हैं। अब हाइड्रोजीन पे एक नाइट्रोजन पे क्या कर दो? प्रोटोनेशन कर दो, हाइड्रोजीनियम, ये भी क्या है? धनावेशित लिगेंड है। तो लिगेंड का एक वर्गीकरण तो हमने किसके आधार पर किया? आवेश के आधार पर किया। आवेश क्या है? धन आवेश है, ऋण आवेश है, उसके आधार पर आप लिगेंड को क्या कर सकते हो? वर्गीकृत कर सकते हो। एक और क्लासिफिकेशन अब देखते हैं, दूसरा लिगेंड का वर्गीकरण, है ना। दंतुकता के आधार पर वर्गीकरण। दंतुकता के आधार पर लिगेंड को वर्गीकृत किया जा सकता है। दंतुकता क्या होती है? पहले तो ये वर्ड ही समझ लो भाई। जो आप मॉलिक्यूल लोगे संकुल बनाने में, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने उपसहसहयोजी बंध बनाएगा? अगर एक उपसहसहयोजी बंध बना रहा है तो एक दंतुक, दो उपसहसहयोजी बंध बना रहा है तो दो दंतुक, तीन उपसहसहयोजी बंध बना रहा है तो तीन दंतुक। ये एक कहानी है दंतुकता की। तो वैसे तो दंतुकता का मतलब अलग होता है। दंतुकता का मतलब होता है लिगेंड में दाता परमाणु या फिर आयन। लिगेंड में दाता परमाणु या आयन कितने हैं? अक्सर बच्चे क्या ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद नहीं रखना। हम तो क्या याद रखेंगे? एक लिगेंड द्वारा, ये अपने लिए डेफिनेशन है, ये बोर्ड पे लिखने के लिए नहीं है, ये अपने लिए डेफिनेशन। एक लिगेंड के द्वारा किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के साथ निर्मित उपसहसहयोजी बंध की संख्या। इस संख्या को दरअसल हम क्या नाम देंगे? दंतुकता नाम देंगे। अब दंतुकता के आधार पर एक दंतुक, द्वि दंतुक। एक दंतुक का मतलब क्या हुआ? ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के साथ एक उपसहसहयोजी बंध का निर्माण करेगा। द्विदंतुक का मतलब क्या हुआ? दो उपसहसहयोजी बंध का निर्माण करेगा। त्रिदंतुक तीन उपसहसहयोजी बंध का निर्माण करेगा। चतुर्थदंतुक चार उपसहसहयोजी बंध का निर्माण करेगा। कोई भी आपको जो मॉलिक्यूल या आयन दिया है, देखें कि वो उपसहसहयोजी बंध कितने बना रहा है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ, वही उसकी क्या होगी? दंतुकता होगी। अब एक काम करें बेटा,
एक एक करके हम एक दंतोक, द्विदंतोक, त्रिदंतोक इनके उदाहरण देखें। ये सारे उदाहरण आपको याद होने चाहिए, जरूरी है। सो हम सबसे पहले एग्जांपल देखने जा रहे हैं, क्या? एक दंतोक लिगेंड्स। एक दंतोक लिगेंड को आप इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। भाई एक दांत है, एक उपसहसंयोजी बंध बनाया, इसलिए एक दंतोक है। 6 दांत होते, 6 उपसहसंयोजी बंध बनाए जाते तो आप षड्दंतोक बोल देते। फिलहाल हम एक दंतोक देख रहे हैं, और एक दंतोक में हम क्या देख रहे हैं? ऋण आवेशित एक दंतोक। ऋण आवेशित एक दंतोक में मोस्ट कॉमन जो आते हैं वो आते हैं हैलाइड, X माइनस। अभी अभी हमने बात की थी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सो ऑन। बस इतना ही है। एंड सो ऑन तो क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान दीजिएगा। अब आप ये मत बोलने लग जाना कि सर फ्लोरीन पे लोन पेयर तो 3 है। भाई ये मेटल है, ये फ्लोरीन है। आप लोन पेयर डोनेट करके मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाओगे, बहुबंध नहीं बनाओगे। एक बार में एक ही लोन पेयर देना, बस एक एटम से एक बार में एक ही लोन पेयर देना, भले 3 हो या 4 हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो एटम यही एक है, भले ही 3 लोन पेयर हो, देगा एक बार में एक ही। तो ये क्या है? एक दंतोक है। ठीक इसी तरह से अब ऑक्सीजन परिवार में आ जाओ, तो ऑक्सीजन परिवार में ऑक्साइड, ऑक्साइड के पास भी लोन पेयर ढेरों है, बट एक बार में एक ही देगा। ये नाम भी याद रखना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये तो आपको याद होते ही हैं। ये क्या है? ऑक्साइड है। अच्छा, ऑक्साइड के अलावा O2 माइनस, ये क्या होता है? या O2 डाई नेगेटिव, ये क्या होता है? परऑक्साइड। O2 माइनस, ये क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। ये सारे के सारे क्या हैं? एक दंतोक लिगेंड है। अब आप बोलोगे सर ये गलत बात है। क्या गलत बात है? बोले अगर आप 2 ऑक्सीजन यूं ले लोगे तो ये 2 अलग अलग परमाणु हैं, और 2 अलग अलग परमाणु हैं तो इसको तो द्विदंतोक बनाओ कम से कम, क्योंकि एक लोन पेयर यहां से दे दो, एक लोन पेयर यहां से दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई मेटल इधर है, अगर आपने गलती से इन दोनों से एक साथ आपने लोन पेयर दे दिए तो यहां पर क्या होगा? गौर से देखो, 3 सदस्यीय वलय बनेगी, और जो 3 सदस्यीय वलय है उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 3 और 4 सदस्यीय वलय जो होती है वो क्या होती है? अस्थायी होती है, अनस्टेबल होती है, नहीं बनती आसानी से। तो ये तो डोनेशन ही गलत है। मतलब एक साथ दोनों ऑक्सीजन से तो आप लोन पेयर नहीं दोगे मेटल को। आप क्या करोगे? एक बार में किसी एक एटम से आप लोन पेयर दे सकते हो। एक मेटल से, एक एटम से आप लोन पेयर दे दोगे मेटल को, एक उपसहसंयोजी बंध बना दोगे, एक उपसहसंयोजी बंध बना दोगे, तो इस हिसाब से क्या हुआ? एक दंतोक। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। सो ऋणावेशित में सुपर ऑक्साइड बिल्कुल चलेंगे। अगर इसी क्रम में आप आगे बढ़े तो ऑक्सीजन के साथ OH माइनस, मुझे नहीं लगता कि इसका नाम बताने की जरूरत है, फिर भी लिख देता हूं, हाइड्रोक्साइड ऋणावेशित है, एक दंतोक है। नाइट्रोजन, सल्फर पे आ जाओ। भाई सल्फर में सल्फर डाई नेगेटिव, ये क्या है? सल्फाइड लिगेंड है। आप HS माइनस भी ले सकते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना? ये भी क्या होगा? एक दंतोक लिगेंड होगा। नाइट्रोजन परिवार में आ जाए तो नाइट्रोजन परिवार में जो ऋणायन आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? NH2 माइनस, और NH2 माइनस को आप किस नाम से जानते हो? एमाइड। और आपको क्या मिल सकता है? आपको मिल सकता है NH डाई नेगेटिव। NH डाई नेगेटिव क्या है? इमाइड। और आपको क्या मिल सकता है? N3 माइनस। ये N3 माइनस क्या है? नाइट्राइड। और क्या मिल सकता है आपको? N3 माइनस, और N3 माइनस क्या है? एजाइड। ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैं किसके ले रहा हूँ? एक दंतोक लिगेंड के। ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ केवल एक ही बॉन्ड बनाएंगे, एक ही उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे। इसीलिए तो ये सारे के सारे क्या है? एक दंतोक है, और सारे के सारे ऋणावेशित हैं। तो क्या हुए एग्जाम्पल? ऋणावेशित
एक दंतुक लिगेंड। ऐसा नहीं है, और भी है, जैसे इसमें NO2 माइनस है, तो NO2 माइनस किस नाम से जानते हो? नाइट्राइट। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। NO2 माइनस क्या होता है? नाइट्राइट होता है। अब आप बोलोगे कि सर नाइट्राइट में देखो 3 परमाणु है, इसको त्रिदंतुक क्यों नहीं बना देते? कहानी वही आएगी, आप 3 या 4 सदस्यीय वलय बनाओगे, और ज़्यादातर केस में 3 और 4 सदस्यीय वलय बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं होती, वो ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है। तो याद रखिएगा ये सारे निर्णायक क्या हैं? एक दंतुक लिगेंड हैं। चलो भी इसी में अगली कैटेगरी भी उठा लेते हैं, बी कैटेगरी। हम क्या देखने जा रहे हैं? उदासीन एक दंतुक लिगेंड। अब उदासीन एक दंतुक लिगेंड में कौन कौन से? इसमें भी आपको एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। अगर हम स्टार्ट करें ऑक्सीजन फैमिली से तो H2O, और H2O को यहाँ पर एक्वा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। H2O, H2S भी है, लेकिन H2S बहुत कम, रेयरेस्ट केस में यूज होता है। H2O के अलावा आप नाइट्रोजन फैमिली में आ जाएं तो NH3, और NH3 को हम बोलते हैं एमीन, डबल एम आता है बेटा इसमें, याद रखिएगा, एमीन। कार्बन फैमिली से CO को हम बोलते हैं कार्बोनिल। ये कुछ स्पेसिफिक नाम है। NO को हम बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बोलते बेटा, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसिल। तो ये 4 नाम अलग से याद रख लो। बाकी तो आप जो भी यौगिक का IUPAC नाम है या फिर सामान्य प्रचलित नाम है वो एज इट इज यूज कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपसे बोलता हूँ यूरिया, NH2CONH2 एक दंतुक लिगेंड होता है, याद रखिएगा, उदासीन है। और इसमें क्या है? नाम यूरिया हम बोलते रहते हैं, तो यूरिया इसका चलन में भी है। IUPAC नाम लिखोगे तब भी इस लिगेंड का नाम यूरिया ही बोलने में आएगा। यूरिया में दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है, याद रखना। चलो लिख ही देता हूं, ये दाता परमाणु है, यानी वो परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को लोन पेयर देता है, नाइट्रोजन नहीं देते। पॉइंट याद रखना है। हालांकि अगर अनुनाद आपने पढ़ा हो, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया होगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो क्षारीय है वो नाइट्रोजन नहीं है, वो ऑक्सीजन है। अधिकतम क्षारीयता दर्शाने वाला जो परमाणु है वो ऑक्सीजन है। ये यूरिया क्या है? आपका एक दंतुक लिगेंड है। इसके अलावा ढेरों हैं। अभी थोड़ी देर पहले हाइड्राजीन से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातचीत की थी। हाइड्राजीन नाम ही लिख देते हैं बेटा। ये क्या है? एक दंतुक लिगेंड है। अब आप बोलोगे 2 नाइट्रोजन है, द्विदंतुक बना दो। वही दिक्कत है, अगर यहाँ मैं मेटल रख दूं और इस मेटल के साथ एक लिंकेज इधर से एक लिंकेज इधर से लगा दूं तो 3 सदस्यीय वलय बनेगी, और 3 सदस्यीय वलय बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं होती, नहीं बनती आसानी से। तो भले ही दाता परमाणु 2 दिख रहे हैं, लेकिन एक बार में, एक ही संकुल में कोई एक ही दाता परमाणु है जो काम में आएगा। सारे दाता परमाणु काम में नहीं आएंगे। याद रखिएगा, हाइड्रोजन क्या है? एक दंतुक लिगेंड है। ठीक, हाइड्रोजन के अलावा आप एमीन में आ सकते हैं, जैसे मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन। ये सारे के सारे क्या होंगे? एक दंतुक ही तो होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? उदासीन होंगे। तो मिथाइल एमीन भी क्या हुआ? उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। और भी देख लो, PH3 किस नाम से जाना जाता है? फॉस्फीन। तो फॉस्फीन क्या है? एक दंतुक लिगेंड है। हालांकि इसको फॉस्फेन भी लिखोगे ना, ANE भी लिखोगे ना, तो ये गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप फॉस्फेन भी बोल सकते हो। अच्छा, फॉस्फीन में आप 3 फिनाइल ग्रुप लगा दो, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को हम PH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिनाइल ग्रुप को।
PPH3, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये भी क्या है? एक दंतुक लिगेंड है। ये लिस्ट पूरी की पूरी याद होनी चाहिए बेटा। एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम इनको सोचेंगे, देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट याद होने चाहिए। चलो अच्छा, एक चीज और इधर ही ऐड कर देते हैं। उदासीन तो मैंने देख लिए, लिखिए वो लिगेंड जो धनावेशित हैं और जिनकी दंतुकता क्या है? एक है, वो कौन से होंगे? तो बेटा धनावेशित एक दंतुक लिगेंड का सबसे कॉमन एग्जाम्पल NO+, जो आपके सुनने में आएगा, नाइट्रोसोनियम। इसके अलावा भी हैं, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले प्रोपाइलियम बनाया था। ये भी क्या है? उदासीन एक दंतुक है। हाइड्राजीनियम उदासीन एक दंतुक लिगेंड। तो ये उदासीन एक दंतुक लिगेंड। एक छूट गया था मेरे से, रह गया था, वो भी इधर लिख ही देता हूं। पाइरिडीन। पिरिडीन आपको याद होगा, इस तरह का मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर, ये डोनेट कर सकते हो। तो जो पाइरिडीन होता है ना, ये भी क्या है? एक दंतुक लिगेंड है। इसको शॉर्टकट में हम PY से लिखते हैं। जब भी संकुल का फॉर्मूला लिखा जाता है पूरा नाम नहीं लिखते, शॉर्टकट लिख देते हैं। इसका शॉर्टकट एब्रीविएशन क्या है? PY। तो ये हमने एक वर्गीकरण खत्म किया लिगेंड का। और ये वर्गीकरण किसके आधार पर था? ये वर्गीकरण था दंतुकता के आधार पर। और दंतुकता में भी हमने कैटेगरी बना ली, ऋणावेशित, धनावेशित और उदासीन। चलें अब कुछ द्विदंतुक लिगेंड के बारे में बातचीत करी जाए। द्विदंतुक लिगेंड क्या मतलब होता है इसका? ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु आयन के साथ कितने उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं? 2 उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं बेटा द्विदंतुक लिगेंड। इसमें भी 3 कैटेगरी बनेगी। कौन कौन सी? ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन। वैसे धनावेशित की जरूरत तो नहीं है, आप तो 2 कैटेगरी से काम चला सकते हैं। एक कैटेगरी ऋणावेशित की और एक कैटेगरी किसकी? उदासीन की। देखें द्विदंतुक लिगेंड, और द्विदंतुक लिगेंड में एक कैटेगरी हम देख रहे हैं किसकी? उदासीन द्विदंतुक लिगेंड्स। उदासीन द्विदंतुक लिगेंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ये रहा। इथाइलिन डाइएमीन। मुझे लगता है ये नाम आपको IUPAC नोमेनक्लेचर या कॉमन नेमिंग के टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से याद हो गया होगा। तो ये कोई बताने जैसी चीज़ है नहीं, नाम तो आपको याद हो गई सही। इथाइलिन डाइएमीन, ये इथाइलिन डाइएमीन है। इथाइलिन डाइएमीन को शॉर्टकट में एब्रीविएटेड फॉर्म में EN लिखाया जाता है। सबसे ज्यादा काम में आने वाला लिगेंड है, याद रखना। अच्छा, इसमें जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, वो दाता परमाणु है। तो इथाइलिन डाइएमीन में दाता परमाणु क्या होते हैं? ये 2 नाइट्रोजन। इनके साथ क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम कनेक्ट होता है, जुड़ता है। मैं आपको जोड़ के बता भी देता हूं। ये जैसे मेटल है, तो मेटल से क्या होगा कि एक इधर से मेटल जुड़ जाएगा, एक इधर से जुड़ जाएगा, NH2 और NH2। तो इसका जो नाइट्रोजन है वो लिंक बना जाएगा। अच्छा, अब बचे 2 CH2, ये रहे वो रिमेनिंग CH2। आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं? ये जो इथाइलिन डाइएमीन है, इसको देख के क्या क्या आपके दिमाग में आना चाहिए? तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो लिगेंड है वो क्या है? द्विदंतुक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस लिगेंड में जो दाता परमाणु हैं वो क्या है? 2 नाइट्रोजन एटम है। वो 2 नाइट्रोजन एटम है, उनके साथ ही क्या हो रहा है? लिंकेज बन रहा है। तीसरी चीज आपको ये समझ में आना चाहिए, ये कीलेटिंग लिगेंड होगा।
अब ये एक नया शब्द आ गया आपके लिए, किलेशन। ऐसा कोई भी लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ वलय का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है? कीलेटिंग लिगेंड। परिभाषा में यहाँ पे लिख रहा हूं, कीलेटिंग लिगेंड क्या होता है? ऐसा कोई सा भी लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या करता है? वलय निर्माण करता है। क्या कहलाता है? कीलेटिंग लिगेंड कहलाता है। और कीलेटिंग लिगेंड में आप चाहें तो एक नोट याद रख सकते हैं। नोट क्या याद रख सकते हैं? कि भाई सभी बहुदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक मतलब जिनकी दंतुकता एक से ज्यादा है, जितने भी बहुदंतुक लिगेंड हैं क्या होते हैं? कीलेटिंग लिगेंड होते हैं। जितने भी बहुदंतुक लिगेंड हैं वो क्या हैं? कीलेटिंग लिगेंड हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने द्विदंतुक लिगेंड हैं वो क्या है? कीलेटिंग। वलय बननी चाहिए। अच्छा, एक चीज और आप चाहें तो, अब इतने नोट लगाए हैं तो एक नोट और लगा देता हूं मैं। नंबर ऑफ रिंग्स विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन के साथ निर्मित वलय की संख्या। कोई भी लिगेंड जब जुड़ेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ और वलय बनाएगा तो कितनी बनाएगा? बेटा ये संख्या होती है n-1। यहाँ पे n क्या है? n है दंतुकता, यानी द्विदंतुक लिगेंड एक वलय बनाएगा, त्रिदंतुक लिगेंड दो वलय बनाएगा, चतुर्दंतुक 3 बनाएगा, षटदंतुक क्या बनाएगा? 5। n-1 इतनी वलय बनती है। यहाँ आप देख ही पा रहे होंगे इथाइलिन डाइमीन ने सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या किया है? वलय बनाई है। वलय बनाई है इसीलिए क्या है? कीलेटिंग लिगेंड है। ये क्या कर रहा है? कीलेशन शो कर रहा है। तो पहली चीज पता चली द्विदंतुक लिगेंड है। दूसरी चीज पता चली इसमें दाता परमाणु है, कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं इसीलिए तो द्विदंतुक। कौन है वो दाता परमाणु? दोनों के दोनों नाइट्रोजन है। क्लियर? तीसरी चीज पता चली द्विदंतुक है तो गारंटी है कीलेटिंग भी होगा। एक और वर्ड आता है सममित और असममित। आप देखो, क्या सेंट्रल मेटल एटम से आप कोई एक ऐसी लाइन खींच सकते हो जहां से ये लिगेंड 2 बराबर हिस्सों में बट जाए? बिल्कुल। यहाँ इस लिगेंड को आप केंद्रीय धातु आयन से यहाँ से 2 हिस्सों में काट सकते हो। इधर वाला हिस्सा एग्जैक्टली एक जैसा है। इस तरह का लिगेंड जिसे आप 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हो वो है सममित, और जिसे आप 2 बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते हो वो क्या होगा? असममित। तो जो चौथी चीज इससे पता चलती है ये क्या है? सममित द्विदंतुक है। द्विदंतुक तो है नो डाउट, लेकिन सममित है, ये 2 बराबर हिस्सों में कटेगा। और कोई आपसे अगर पूछ ले सेंट्रल मेटल एटम के साथ वलय, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के साथ वलय बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। पहली बात तो वलय बनाएगा, कितने सदस्य की बनाएगा? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल आयन के साथ ये जो लिगेंड है वो कितने सदस्य वाली वलय बनाएगा? तो गिनो, एक मेटल भी तो गिनोगे साथ में वलय में, 1 2 3 4 5 वलय बन रही है। कितनी वलय है? एक वलय है। वो कौन सी है? 5 सदस्यीय वलय है। एक 5 सदस्यीय वलय बन रही है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो लिगेंड से संबंधित होते हैं, पूछे जाते हैं। वैसे आइडिया लगा सकते थे भाई एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, यही 2 तो क्या करेंगे? लोन पेयर देंगे। यही 2 लोन पेयर देंगे तो ये क्या है? द्विदंतुक है। तो इथाइलिन डाइमीन की हमने डिटेल देखी। कुछ और द्विदंतुक लिगेंड के बारे में बातचीत कर ली जाए। इनमें से एक काफी फेमस है PN। PN बोले तो प्रोपाइलिन डाइमीन। नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें प्रोपाइल होगा। तो बेटा ये रहा प्रोपाइल और डाइएमीन, तो ये रहे डाइएमीन। डोनर एटम इसमें क्या दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन।
ये दोनों नाइट्रोजन इसके डोनर एटम, तो एक लिंकेज यहाँ से लग जाएगा, एक लिंकेज यहाँ से लग जाएगा। एब्रीविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, PN। अब डिटेल, कोई आपसे पूछे क्या क्या बता सकते हो इसके बारे में, तो पहली चीज तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, उदासीन है। इसके अलावा क्या है, द्विदंतुक है। दाता परमाणु क्या है, 2 नाइट्रोजन है। इतना तो देख के बता रहे हैं। अच्छा, द्विदंतुक है तो ये कीलेटिंग लिगैंड होगा, कीलेशन शो करेगा, कीलेटिंग लिगैंड हो गया। वलय कितनी बनाएगा, तो सोचो जरा, अगर इधर मेटल होती, एक लिंकेज यहाँ से लगा दिया होता, एक लिंकेज आपने इधर से लगा दिया होता, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनती। वो कितनी बनती, 1 बनती। तो कीलेटिंग है, यहाँ पर एक क्या है, 5 सदस्यीय वलय का निर्माण होगा। अच्छा, 5 सदस्यीय वलय का निर्माण होगा, वो तो ठीक है। ये सममित लिगैंड है या असममित लिगैंड है, तो अगर इधर मेटल होगी, इधर मेटल के साथ आप इस तरह से 2 क्या करोगे, लिंकेज लगा दोगे, तो यहाँ से 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, इधर अपर पोर्शन पे क्या आएगा, CH3, तो यहाँ लोअर पोर्शन पे तो CH3 जैसा कुछ है ही नहीं, तो सीधी सी बात है, आप इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये क्या है, ये असममित है। तो ये लिगैंड क्या है, ये असममित, कौन सा वाला, द्विदंतुक लिगैंड है। ये सारी की सारी डिटेल किसके बारे में, प्रोपाइलिन डाइएमीन। एक और आता है बेटा इसमें, TN बोले तो ट्राई मिथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, ट्राई मिथाइलिन डाइएमीन। तो ट्राई मिथाइलिन डाइएमीन का मामला कुछ ये है, ये 3 मिथाइलिन है और जो टर्मिनल पोजीशन है उस पर आपको NH2 लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्या क्या इसके बारे में जानकारी मिल रही है, तो पहली चीज तो इसके बारे में जो पता चल रहा है कि ये क्या है, उदासीन है। चलो इधर ही लिख देते हैं, ये क्या है, उदासीन है। उदासीन होने के साथ साथ क्या है, द्विदंतुक है। द्विदंतुक होने के साथ साथ क्या है, दाता परमाणु नाइट्रोजन है। अच्छा, अगर यहाँ पर मेटल है और यहाँ से आप 2 लिंकेज लगा दोगे तो क्या होगा, वलय का निर्माण होगा। कितनी वलय बनेगी, 1। तो यहाँ पर एक कितने सदस्य वाली है, 1 2 3 4 5 6, मेटल भी साथ में गिनोगे ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक 6 सदस्यीय वलय का निर्माण हो रहा है, तो 6 सदस्यीय वलय भी है। अच्छा, यहाँ से 2 बराबर हिस्सों में आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, इधर वाला दोनों पोर्शन क्या है, सेम है। तो ये क्या होगा, 6 सदस्यीय वलय है, और 6 सदस्यीय वलय होने के साथ साथ ये क्या है, सममित लिगैंड है। क्लियर। सो लिगैंड को देख के सारी डिटेल वैसे आ जाती है अपने सामने, फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा सही रहेगा। बाकी तो डिटेल आप दे ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बेटा एक और उदासीन में देख लेते हैं, वो है डाइपाइरिडीन। डाइपैरिडीन नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि 2 पैरिडीन हैं और 2 पैरिडीन को एक दूसरे से क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। अब 2 पैरिडीन को एक दूसरे से कनेक्ट जब कर दोगे तो क्या बोला जाएगा, डाइपैरिडीन ही तो बोला जाएगा। सपोज यहाँ अगर मेटल है तो आप एक लिंकेज यहाँ से लगा सकते हो, एक लिंकेज यहाँ से लगा सकते हो। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या डिटेल है इसकी, सोचो जरा। तो पहली चीज तो पता चलती है, ये क्या है, उदासीन है। उदासीन के अलावा क्या है, द्विदंतुक है। दाता परमाणु क्या है, नाइट्रोजन है। और क्या पता चलता है इसके अलावा, इसके अलावा ये पता चलता है ये सममित द्विदंतुक है। सममित के अलावा ये क्या है, ये कीलेटिंग है। कीलेटिंग के अलावा क्या है, ये कितने सदस्य, 1 2 3 4 5, तो 5 सदस्यीय वलय का निर्माण करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन तो है जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। चलो भाई, उदासीन की कहानी खत्म की। अब हम द्विदंतुक देख रहे हैं, कौन से, ऋणावेशित द्विदंतुक लिगैंड।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। ऋणावेशित द्विदंतुक लिगेंड मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसमें है ऑक्जेलेट OX। कहीं भी ये OX लिखा हुआ इस तरह से दिख जाएगा, -2 लिखा हुआ तो नहीं दिखेगा आपको, इस तरह से OX लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके ऊपर चार्ज -2 होता है, ये बताने की कोशिश की है मैंने। पूरा नाम OX का क्या है? ऑक्जेलेट। ठीक है, चार्ज कितना होता है? -2। और मुझे नहीं लगता कि ऑक्जेलेट आपको डाउट में आना चाहिए। ये क्या होता है? ऑक्जेलेट होता है। अब इधर अगर मेटल है तो मेटल के साथ ये जो ऑक्सीजन जिन पे आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है उससे लिंकेज लगा सकते हो, रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ऋणावेशित भी है, द्विदंतुक भी है। अच्छा, इसको यहाँ से आप 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हो। देखो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? ये सममित द्विदंतुक लिगेंड है, क्योंकि इसको 2 बराबर हिस्सों में आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। इधर वाला हिस्सा क्या है? एक जैसा, तो सममित द्विदंतुक लिगेंड हो गया। वलय कितनी बन रही है? 5 सदस्यीय। तो यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिलकर 5 सदस्यीय वलय का निर्माण करेगा। इसीलिए क्या है? कीलेटिंग लिगेंड है। तो ये ऑक्जेलेट की कहानी। मेटल तो आपको इमेजिन करनी होती है। दाता परमाणु क्या है? ये दोनों ऑक्सीजन है। ऑक्जेलेट के अलावा एक और आपके लिए मोस्ट कॉमन है ग्लाइसिनेट, Gly-। भाई अगर ऑक्जेलेट पे चार्ज -2 होता है तो इधर चार्ज -1 होता है। सरलतम अमीनो अम्ल जो होता है ना वो होता है ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन से आपने क्या किया? एनायन बना दिया, तो नाम क्या है? ग्लाइसिनेट। ये होता है बेटा ग्लाइसिनेट। CH2 एक तो एमीन है और एक क्या है? एसिड है। ये ग्लाइसिनेट है। अब ग्लाइसिनेट में अगर ये मेटल है तो एक दाता परमाणु ये नाइट्रोजन, एक दाता परमाणु एक ऑक्सीजन, एक लिंकेज यहाँ से लगेगा, एक लिंकेज यहाँ से लगेगा। 1 2 3 4 5। कितने मेंबर वाली रिंग बनता है? 5 मेंबर वाली रिंग बनती है। वो सारी डिटेल अब तक आपको आदत पड़ जानी चाहिए। कीलेटिंग लिगेंड है, ऋणावेशित लिगेंड है, आवेश -1 है, द्विदंतुक है, दाता परमाणु एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और ये असम्मित है। असम्मित क्यों है? यहाँ से आप इसको 2 बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। इधर वाला और इधर वाला हिस्सा क्या है? अलग अलग जा रहा है। तो अब ऐसी बात है, ये क्या है? असम्मित तो नहीं, सम्मित तो नहीं, ये असम्मित होगा। तो ये असममित द्विदंतुक लिगेंड है। असम्मित द्विदंतुक लिगेंड। देखें जरा, हमने ऋणावेशित लिगेंड के बारे में बात कर रहे थे और कौन से देख रहे थे? द्विदंतुक। ऑक्जेलेट देखा, ग्लाइसिनेट देखा। एक और बड़ा कॉमन सा लिगेंड है, अक्सर पूछ लिया जाता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जेमेट, DMG। ग्लाइसिनेट के अलावा DMG भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस पर भी चार्ज जो होता है वो -1 होता है। मैं नाम लिख देता हूं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जेमेट। अब बेटा यूं है मामला कि ग्लाइऑक्जेम में होता है, जो ग्लाइऑक्जल होता है ना, ये होता है बेटा ग्लाइऑक्जल, CHO। ठीक है, और अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 CH3 लगा दें तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जल बोल सकते हैं। और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जल जो होता है ना, उसमें अगर ऑक्सीजन हटा के NHOH आ जाए तो जो कंपाउंड है उसे बोला जाता है ग्लाइऑक्जेम। तो ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जेम होता है, और एक H+ बाहर कर दें तो ये 8 हो जाता है। ये याद रखना है बेटा, आपको दिमाग नहीं लगाना है एग्जाम हॉल में बैठ के, ये पूरा याद होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर कहलाता है DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जेमेट। ये ध्यान देने जैसा है। इसके जो दाता परमाणु हैं वो ये नाइट्रोजन है, ना कि ऑक्सीजन। याद रखिएगा,
क्योंकि अगर ऑक्सीजन ले लिया तो 1 2 3 4 5 6 और साथ में क्या हो जाएगी मेटल। और जिस तरह से 3 और 4 सदस्यीय वलय क्या होती है, अस्थायी होती है, ठीक इसी तरह से 7 और 8 सदस्यीय वलय भी क्या होंगी, अस्थायी होगी। 6 सदस्यीय वलय या 5 सदस्यीय वलय आपको मिल रही है तो वो ज्यादा स्थायी होती है। हमने क्या याद रखना है, कोई आपसे पूछ ले कि जो DMG होता है उसमें दाता परमाणु कौन से होते हैं, तो बेटा इसमें दाता परमाणु 2 हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वलय कितने सदस्य की बनाएगा, तो इधर मेटल रखो 1 2 3 4 5, तो ये क्या करेगा 5 सदस्यीय वलय का निर्माण करेगा। इधर OH है, इधर O- है, दोनों पोर्शन अलग अलग हैं। दोनों पोर्शन अलग अलग होने का मतलब ये सममित लिगेंड तो नहीं बोला जा सकता, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये असम्मित द्विदंतोक लिगेंड है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एनी हाउ याद होनी चाहिए। अगला काफी इंटरेस्टिंग लिगेंड है ACAC, एसिटाइल एसीटोनेट। इस पर भी आपको चार्ज -1 मिलेगा। मैं नाम लिख देता हूं, एसिटाइल एसीटोनेट, ACAC। अब ध्यान दीजिएगा, एसिटाइल एसीटोन क्या है, CH3COCH3, ये एसीटोन है। और एसीटोन में कौन सा ग्रुप लगा दो आप, एसिटाइल ग्रुप लगा दो, तो ये रहा एसिटाइल ग्रुप, CH3CO, ये हो गया एसिटाइल एसीटोन। आगे जाके आप पढ़ोगे, अभी आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करके, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करके इसका इनॉल बनाया जाता है। ध्यान मत दो इनॉल क्या होता है, सही वक्त आएगा आप अपने आप सीख जाओगे, फिलहाल तो याद करना है। ये एसिटाइल एसीटोन है, उसका इनॉल फॉर्म बना रखा है, और इसका H+ जब बाहर निकलता है तो ये कहलाता है एसिटाइल एसीटोनेट। ध्यान दीजिएगा, ये होता है एसिटाइल एसीटोनेट। अभी एसिटाइल एसीटोनेट में क्या होता है, माइनस सिंगल डबल, ये रेजोनेंस चलता है पूरे में, और पूरे में जब ये रेजोनेंस चलता है तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा बेटा, CH डबल बॉन्ड C CH3 C CH3, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा में घूमेगा इक्वली, यहाँ पर -1/2, इधर -1/2। अब देखो, अगर आप मेटल से इसको कनेक्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 6 सदस्यीय वलय बनेगी, और यहाँ से 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड भी हो रहा है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलती है, ऋणावेशित है, सॉरी यहाँ पर मैंने दाता परमाणु 5 सदस्यीय वलय ये सब कुछ लिख रखा है, ये क्या है, ऋणावेशित है। ठीक है, ऋणावेशित के साथ साथ क्या है, द्विदंतोक है। आपसे पूछा जाए इसके अंदर दाता परमाणु कौन से हैं, तो दाता परमाणु 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, वलय कितनी बनती है, 6 सदस्यीय वलय बनती है। ये सम्मित होता है कि असम्मित होता है, याद रखिए, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। ये सममित द्विदंतुक लिगेंड होता है, ये सममित द्विदंतुक लिगेंड आएगा। ये ऋणावेशित द्विदंतुक लिगेंड की कहानी खत्म हुई। धनावेशित की हमें जरूरत नहीं है। अब कुछ बातचीत करते हैं त्रिदंतुक की, षड्दंतुक की। वैसे ईमानदारी की बात यह है बेटा, आपको केवल और केवल एक दंतुक और द्विदंतुक लिगेंड याद होने चाहिए, बाकी अगर आप एक एक एग्जाम्पल याद रखोगे बहुत है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। चलें अब एक एक एग्जाम्पल बाकी कैटेगरी में भी देख लें, जैसे त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड का सबसे फेमस एग्जाम्पल है डाइईन, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। डाई इथाइलिन ट्राईएमीन नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पास
इथाइलिन कितने हैं? 2 हैं। ये रहे 2 इथाइलिन। और ट्राईएमीन, इनमें नाइट्रोजन कितने लगेंगे? 3 लगेंगे। तो ये रहा, ये पहला एमीन, ये दूसरा एमीन और ये तीसरा एमीन। तो क्या हुआ? डाइइथाइलिन ट्राईएमीन। और ये जो 3 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, यही तो दरअसल दाता परमाणु होते हैं। अब आप बोलोगे सर 3 के साथ कैसे बॉन्ड बनेगा? तो आप याद करो क्लास 11th का संकरण, जब स्टेरिक नंबर 3 होता था, sp2 संकरण होता था, त्रिकोणीय समतलीय। ये त्रिकोणीय समतलीय, एक तो आपको पता है NH है और बचे हुए जो हैं वो क्या हैं? NH2 हैं। अभी इथाइलिन डाईएमीन, तो ये इथाइलिन, ये जो NH है सेंटर का, इसी से दोनों इथाइलिन जुड़ के आ रहे हैं। तो एक उधर आ गया, एक इधर आ गया। वैसे भी आपको शॉर्टकट होता है, कुल कितनी वलय का निर्माण होता है? n-1। n क्या है? दंतुकता। कौन सा लिगेंड था? त्रिदंतुक। कितनी वलय बनाएगा? 3-1, 2 वलय का निर्माण करेगा, बात खत्म है। डाइन के अलावा एक और है जो आप याद रख सकते हैं, IMDA, चार्ज पे -2 होता है। पूरा नाम इमीनो डाई एसीटेट, समझे? ये इमीन है और इमीन से आपको क्या करना? 2 एसीटेट लगाना है। ये रहा पहला एसीटेट और ये रहा दूसरा एसीटेट, यह इमीनो डाई एसीटेट। दाता परमाणु होते हैं ये, एक नाइट्रोजन और 2 O-। ये आपके त्रिदंतुक लिगेंड की कहानी खत्म हुई। अब हम चतुष्दंतुक पे आते हैं। चतुष्दंतुक लिगेंड में भी बस एक एक एग्जाम्पल दोनों कैटेगरी के देख लेते हैं। एक तो एग्जाम्पल है ट्राईइन। ट्राईइन फुल फॉर्म क्या है? ट्राई इथाइलिन डाईएमीन। तो ट्राई इथाइलिन डाईएमीन को किस नाम से जानते हैं हम? ट्राईइन। ध्यान दीजिएगा, ये रहे 3 इथाइलिन, और इसमें एमीन कितने लगाने? 4 एमीन लगेंगे। डाईएमीन लगा दिया, सॉरी, 4 एमीन लगे। ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। भाई 3 इथाइलिन में एमीन कितने आएंगे? 4 आएंगे ना। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो टोटल एमीन कितने हैं? 4 हैं। इसीलिए तो क्या बोलेंगे? टेट्राएमीन। और ये 4 एमीन ही दरअसल इसमें क्या है? डोनर एटम है। अब आप बोलोगे सर ये 4 एमीन कैसे लगेंगे? ये M है और ये M से आपने 4 क्या लगा दिए? उपसहसंयोजी बंध लगा दिए। डोनर एटम 2 तो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? NH। चलो ये 2 आपने NH ले लिए। 2 आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? NH2। 2 आपने NH2 ले लिए। दोनों NH से क्या होंगे? 2 इथाइलिन ग्रुप कनेक्टेड रहेंगे। ये दोनों NH से आपने 2 इथाइलिन ग्रुप कनेक्ट कर दिए, बन गया स्ट्रक्चर। तो टोटल लिंक कितनी बनती हैं? 3 बनती हैं। कौन सा लिगेंड? टेट्राडेंटेट। नाम क्या? ट्राईइन। डाईइन में 3 एमीन है, डाइइथाइलिन ट्राईएमीन। और ट्राईइन में 4 एमीन है, ट्राइइथाइलिन टेट्राएमीन। इसका एक और एग्जांपल है, आप याद कर लें, नाइट्राइल और ट्राई एसीटेट। 3- होते हैं, किसी काम का नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, बस ये है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आप बोलोगे एक ही एग्जांपल लिखा है तो एक और लिख लो, और कुछ नहीं है। तो ये रहा पहला एसीटेट, ये रहा दूसरा एसीटेट और ये रहा तीसरा एसीटेट। डोनर एटम, एक नाइट्रोजन और ये 3 ऑक्सीजन। यहाँ से उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। 4 उपसहसंयोजी बंध बनते हैं, इसलिए क्या होता है? चतुष्दंतुक होता है। ये टेट्राडेंटेट हो गया। चलो एक लास्ट और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। षटदंतुक लिगेंड। और षटदंतुक लिगेंड में आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है, EDTA4-। क्या है ये? ये है इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। तो इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट
गौर से देखना बेटा, तो ये तो है इथाइलिन, डाईएमीन तो ये हो गया डाईएमीन, टेट्रा एसीटेट तो हर एक एमीन पे 2-2 एसीटेट एडजस्ट कर दो। ये हो गया टेट्रा एसीटेट। डोनर एटम कौन कौन से होते हैं, तो ये 2 नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं, और ये जो आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं इधर ये ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं। पूछा जाएगा एग्जाम में बेटा कि ADTA में डोनर एटम क्या क्या हैं, 4 ऑक्सीजन हैं और 2 नाइट्रोजन हैं, याद रखिएगा। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछ ले नंबर ऑफ रिंग्स विथ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन के साथ वलय कितनी बनेगी, रिंग कितनी बनेगी, याद है ना, n-1। n जहां पर क्या है दंतुक्ता है तो 6-1 करोगे, आंसर क्या है 5। यहाँ पर हमारा ये एक दंतुक्ता के आधार पर वर्गीकरण खत्म होता है और आवेश के आधार पर वर्गीकरण खत्म होता है। इसके बाद भी अभी कुछ और वर्गीकरण बाकी हैं, हम निश्चित तौर पर इसके बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 2121 799।